बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका इसकी एजुकेशनल ग्रुप पे। और अभी हम लोग अध्ययन करें केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री में मुख्य रूप से हमारा टॉपिक है रासायनिक संयोग के नियम। एग्जाम यहाँ से सवाल बनते हैं जनरली। तो हम लोग रासायनिक संयोग के नियम में जो टॉपिक का अध्ययन कर चुके हैं उसमें सबसे पहला था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उसका अध्ययन कर चुके हैं। द्रव्यमान संरक्षण के बाद हमारा गुणित अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, उसका अध्ययन कर चुके हैं। गुणित अनुपात के नियम का अध्ययन कर चुके हैं। और अब हमारा दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है व्युत्क्रम अनुपात का नियम और इसके बाद हमारा गेलुस गैसीय आयतन नियम। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम याद रखना है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब इसे समझने का प्रयास करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है व्युत्क्रम अनुपात के नियम। सबसे पहला सवाल पूछा जाता है कि इस नियम को दिया किसने था। तो इस नियम को दिया था रीचर ने। रीचर, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब अगर आपसे पूछी व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या है, इसे समझना कैसे, बड़ा आसान से याद रखें, बहुत जटिल, इसकी परिभाषा नहीं याद रखना, इसके मामला को समझना है। फिर हम देखेंगे, हम लोग को जनरली आपसे सवाल ये नहीं पूछेगा व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हालांकि आप टॉपिक समझ जाएंगे बढ़िया से। आपसे पूछा जाएगा क्या डाल्टन का नियम, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है व्युत्क्रम अनुपात के नियम का पालन करते हैं या नहीं, सपोर्ट करते हैं या नहीं। चलिए तो हम लोग देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। देख लीजिए, कार्बन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर आपसे बात करें कि देखिए ए और ए अभिक्रिया अगर करते, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, तो कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मुझे पूरा भरोसा है कि बनाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। अब भरोसा ये नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, आपको पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। हालांकि याद रखना डिपेंड करता है ऑक्सीजन की मात्रा पे। ऑक्सीजन की मात्रा कम हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाएगी। और एक कार्बन ऑक्सीजन का एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसे कहते हैं कार्बन सब ऑक्साइड, ठीक है, उसको भी समझेंगे हम लोग। कार्बन सब ऑक्साइड की बात करें तो याद रखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को जोड़ दीजिए तो याद रखना है O3 और C2 और इधर उधर कर दीजिए तो एक कार्बन सब ऑक्साइड का फॉर्मूला है C3O2। इसको बाद में देखेंगे हम लोग। चलिए ये ठीक है। यहाँ क्या बनेगा, तो SO2 यहाँ बनेगा, SO2 बनेगा यहाँ। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप ये देखिए, मैं बार बार क्या करूँ, पिछले नियम में भी गुणित अनुपात का नियम अगर समझे आप तो इसमें क्या कहते हैं कि जो फिक्स है उसे छोड़ दीजिए, जो दोनों में बराबर है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हाथ ऐसे मिलाइए, काशीनाथ ऐसे हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए। रावण के पास 10 मुंडी ज्यादा था। जो अलग है, जो अलग है वो देख लीजिए, जो अलग है वो देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए, समझिए इस बात को, CO2 और SO2। अगर मूवी देखें क्रिस वगैरह तो उसमें देखते हैं जो कंगना रनौत वगैरह ऐसे लड़ती है, उसके बाद मान लीजिए उसके पास ना एक स्पेसिफिक जीव होता है बहुत बड़ा जिसमें विष होता है, ऐसे करके जीव से मार देती है। तो जो अलग है उस पर देखना है। तो देखिए यहाँ मेन क्या है, अगर कलर चेंज करके देखें तो देखिए मेन ऑक्सीजन सेम है, ऑक्सीजन सेम है, अलग क्या है कार्बन सल्फर। तो कार्बन सल्फर का रेशियो देख लीजिए, कलर फिर चेंज कर देता हूं। और कार्बन अगर सल्फर का रेशियो देखेगा, और एक बार बात और बता दो कि व्युत्क्रम किसे कहते हैं, तो व्युत्क्रम याद रखिए ए जो बना रही, ए जो बना रही और इसके उल्टा ए वाला जो हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका व्युत्क्रम, इस दोनों का व्युत्क्रम ए हो जाएगा। याद रखना इसका सिंपल सा बात है कि अगर दो, मतलब याद रखना है कि दो तत्व, दो अलग अलग तत्व अगर एक ही तत्व के साथ यौगिक बनाते, देख लीजिए दो अलग अलग तत्व अगर एक ही तत्व के साथ कंपाउंड बनाते हैं तो जो पहले अलग अलग तत्व थे उसका अनुपात भी याद रखने व्युत्क्रम होता है, उसको समझिए। तो कार्बन सल्फर है, अगर इसे याद रखिए ऐसे देख लीजिए, ये हमारा क्या है, कार्बन है, मेन कार्बन है, ये हमारा मेन सल्फर है और हमारा मेन ऑक्सीजन है, ठीक है। और ये अभिक्रिया की तो इसके साथ क्या बना दी, CO2, और SO के साथ अभिक्रिया क्या बना देगी, SO2। अब एक काम करते हैं, C और S का अनुपात देखते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो सेम है, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12, सल्फर का परमाणु भार कितना होता है 32, और अनुपात देखिएगा तो याद रखिएगा कितना हो जाएगा 6 और 16, और कितना हो जाएगा 3 और 8। ये हमारा क्या हो गया अनुपात, ठीक है। अगर वहां देखने का प्रयास करो तो मैं कह रहा हूँ 3 और 8 है। यहाँ देखिए कार्बन और सल्फर के साथ अभिक्रिया करके बनाएगा कार्बन डाइसल्फाइड CH2। इसका बहुत यूज है, हम आगे देखेंगे। दिया सलाई जो माचिस वगैरह बनती है याद रखना, उसमें कार्बन डाइसल्फाइड का बहुत ज्यादा यूज है। चलिए ये बना, और इसका अगर अनुपात देखिए तो अनुपात कितना हो जाएगा 3। हालांकि पहले ऐसे देख लीजिए, पूरा देख लेते हैं। कार्बन का कितना परमाणु भार 12 और सल्फर का याद रखना है 2 है, तो कितना हो जाएगा 64। एक सल्फर का 32, 2 और सल्फर का 64। अच्छा इसको सरल अनुपात में बदलिए तो 12 का कितना हो जाएगा, तो याद रखना है 6, और 64 का कितना हो जाएगा 32। फिर छोटा कीजिए देखिए 3, और कितना हो जाएगा याद रखना है 16।
चलिए इससे छोटा अब नहीं हो सकता। मैं ये बताना चाहता हूँ, मैंने क्या बताया कि अगर दो अलग अलग तत्व एक निश्चित तत्व से दो अलग अलग तत्वों का भार, चूंकि याद रखना सभी में कहाँ डिपेंड करना है, जितने भी नियम है रसायन संयोजन के नियम कहाँ चोट कर रही है, भार पे। तो याद रखना है दो अलग अलग तत्व का निश्चित भार, दो अलग अलग तत्व का निश्चित भार, ठीक है, किसी तीसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करती है। तो याद रखना है तीसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करती है, तो पहला तत्व जो तीसरे तत्व से संयोग करके जो यौगिक बनाती है और दूसरा तत्व जो तीसरे तत्व से अभिक्रिया करके जो यौगिक बनाती है, उसका अगर प्रॉपर याद रखिए जो बने हुए यौगिक है उसमें, अगर उसमें याद रखना है समान तत्व को, तो समान तत्व को मैंने छोड़ दिया, समान परमाणु को, जो असमान परमाणु अगर उसका अनुपात देखें तो जो अनुपात आया, ठीक है। और याद रखना है पहला कार्बन और सल्फर, तो इससे बने जो, उसके बाद क्या है पहला और मतलब जो शुरू का जो तत्व था दो, उसका अनुपात अगर देखें तो उसका जो अनुपात आया, और इसमें देख लीजिए फिक्स क्या है 3 और 3 फिक्स है, बचा क्या देखिए 8 और 16। तो याद रखना इसी को हमने क्या बताया था, ये जो है इधर जो बना है प्रॉपर ये दोनों इसका व्युत्क्रम ये है और इसका व्युत्क्रम क्या ये है। तो याद रखना मामला क्या है, मामला रूल क्या अप्लाई होगा, यहाँ रूल अप्लाई होगा, इसका अनुपात अगर मान लीजिए इसमें से एक का अनुपात सेम होगा, क्योंकि तत्व तो ही है, एक तो कार्बन ही है, तो एक का अनुपात सेम होगा और अगला जो होंगे वो गुना के रूप में होंगे, गुना अनुपात के रूप में होंगे, ऐसे गुना के रूप में अनुपात के रूप में होंगे, और अनुपात के रूप में होंगे मतलब मामला समझिए, देखिए ऐसे कर लीजिए इसको, देख लीजिए 3 अनुपात कितना है 16 है, और इधर देख लीजिए कितना 3 अनुपात 8 है, तो बात देखिए फिक्स है फिक्स है। और देखिए ये अनुपात में है, जनरली ये उल्टा है, याद रखिए 8 और 16, तो व्युत्क्रम वाले भी होंगे किस में होंगे, अनुपात के रूप में होंगे। तो ये मामला है, मतलब साफ साफ देखिए ये कब अप्लाई होगा, जब दो अलग अलग तत्व एक ही तत्व से अभिक्रिया किया है तब ऐसा होगा, दो अलग अलग तत्व एक ही तत्व से अभिक्रिया किया। अगर याद रखिए इसमें अगर अप्लाई कीजिएगा, जैसे मान लीजिए देखिए अगर मान लीजिए यहाँ क्या है, तो यहाँ मान लीजिए हाइड्रोजन है और यहाँ मान लीजिए ऑक्सीजन है और यहाँ मान लीजिए सल्फर है, तो ये अभिक्रिया करेगी, ये अभिक्रिया करेगी, ये अभिक्रिया करेगी। तो याद रखिए दो तत्व तीसरे तत्व से अभिक्रिया करे तो इसमें भी गुणन व्युत्क्रम अनुपात का नियम लागू होगा, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा नहीं, अगर इस बात को समझ पाए तो ठीक है, नहीं समझ पाए तो आप इतना बस याद रखिए, फिलहाल इतना याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट मतलब याद रखिए बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है नहीं। व्युत्क्रम अनुपात के नियम में क्या है कि दो अलग अलग तत्व तीसरे एक ही तत्व से अभिक्रिया करते हैं, तो याद रखना उसका व्युत्क्रम समान अनुपात में होगा, मतलब सरल अनुपात में होगा, सरल अनुपात में होगा। तो मामला ये है सरल अनुपात, देख लीजिए सरल अनुपात ये है 3 3 सेम है, तो याद रखिए 8 और 16 देखिए लीजिए सरल अनुपात में है, ऐसा देख लीजिए फाइनल। जो ठीक मतलब जनरली जो कमजोर बच्चे उसके लिए ऐसा क्यों नहीं, तो जनरली याद है 8 दूना 16 से भी काटा जा सकता है। तो यह मामला हमारा क्या हो गया, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। अब हम एक समझेंगे जिसका नाम है गैर-लुसैक गैसीय आयतन नियम। देखिए नाम से पता चला लुसैक साहब ने इस नियम को दिया था, और मुश्किल है नहीं, बड़ा आसान है। करना क्या, देखिए लिखा हुआ है गैसीय, मतलब फाइनल अगर कोई अभिक्रिया जैसे मान लीजिए H2 है और जो O2 है, इस रिएक्शन को हम लेते हैं और फाइनली क्या बनेगा, तो बना देगा मान लीजिए 2H2O बनाया, और ये भी गैस फॉर्म में होना चाहिए, ये भी याद रखना गैस फॉर्म में होना चाहिए, और ये भी याद रखना गैस फॉर्म में होना चाहिए। तो ये अभिक्रिया गैर-लुसैक का गैसीय आयतन नियम तभी लागू होगा जब याद रखना अभिकारक, जो ये वाला याद रखिए क्या है, अभिकारक है, और ये क्या है, प्रतिफल है, अगर सभी गैस में हो, ऐसे अभिक्रिया को कहा जाता है गैसीय रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं, गैसीय रासायनिक अभिक्रिया। तो गैसीय रासायनिक अभिक्रिया हो गई। इसके बाद अगर बात करें, चलिए ठीक है गैसीय रासायनिक अभिक्रिया है, हम मामला समझ रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि लुसैक साहब के गैसीय आयतन नियम का क्या मतलब। अगर आप बैलेंस करते हैं तो बैलेंस अभी जस्ट हम पिछले क्लास में किए थे, हाइड्रोजन देखिए 4 है तो 2 लगा दीजिए ऐसे, और ये वाला तो बैलेंस वाला है। चलिए तो बैलेंस हो चुका है पूरा। अब इसको समझते हैं कि बैलेंस हो चुका है। अच्छा ये रिएक्शन हमें चिल्ला चिल्ला के कुछ कहना चाह रही है, कहना ये चाह रही है कि देखो भैया बैलेंस किए हो हमको, तो याद रखिए हम कितना है 2, ए सपोर्ट करता है आयतन को, इसके आगे कितना लिखा है 1, ए सपोर्ट करा है आयतन को, और इसके आगे कितना लिखा है 2, ए सपोर्ट करा है आयतन को। अगर 2 मैंने लिखा तो 2 का मतलब है 2 आयतन, 1 लिखा मतलब 1 आयतन, और 2 लिखा मतलब 2 आयतन। ये आयतन कुछ भी हो सकता है, जनरली मोल में हो सकता है, याद रखिए लीटर में हो सकता है, कुछ भी। अब समझिए इस बात को, अब हम समझते हैं
मामला क्या है, तो मामला ये कहना चाह रहे कि देखिए भैया सिंपल सी बात है, ये रिएक्शन गैल ऊष्मा गैसीय आयतन में हमें ये बताते कि अगर कोई अभिक्रिया करवाना है और मान लीजिए कि हमको पानी बनाना है, तो कितना पानी बनाना है, अगर तुम्हें पता करना है कितना पानी बनाना है, तो हमें पता होना चाहिए कि इतना पानी बनाने के लिए, अगर अभिक्रिया आपको पता हो तो इतना पानी बनाने के लिए ये कितना हमें हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, कितना ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, ये बातें बताते गैल ऊष्मा गैसीय आयतन। मतलब आपको दही जमाना है तो दही जमाने के लिए कितना जोरन लेना पड़ेगा, कितना दूध लेना पड़ेगा, ये जो बता दे, कितना जोरन लेंगे कितना दूध लेंगे तो कितना दही बनेगा, याद रखिए इसे कहा जाता है, मतलब जनरली कुछ अप्लाई कर लीजिए कि हाँ कलवा का दूध आयतनीय नियम, कुछ भी रख लीजिए नाम। उसी प्रकार से गैल ऊष्मा गैसीय आयतन नियम, गैल ऊष्मा ने कहा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर सभी अभिकारक और प्रतिफल सब क्या हो, गैस हो, उसे गैसीय रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और वैसे अभिक्रिया में हम यह बता सकते हैं कि कितना आयतन अभिकारक लेंगे तो कितना प्रतिफल बनेगा, ये बताता है गैसीय आयतन नियम। अब इस बात को समझिए, लेकिन ये अभिक्रिया होने के लिए इंपॉर्टेंट बात भी है कि ये नियम कब अप्लाई होगा, जब याद रखना टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होगा, फिक्स होगा, स्थिर ताप एवं दाब पर रूल लागू होगा। चलिए ये बातें मुझे समझ में आ रही। अब सिंपल वे में याद रखिए, समय बहुत कम होता है इसलिए थोड़ा स्पीड में समझाऊंगा, अपना माइंड को स्ट्रॉन्ग कीजिए और चीज़ अगर नहीं समझ पाए तो पीछे जाके देखिए, समझ में आ जाएगा चीज़ें, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि दो आयतन, एक आयतन और दो आयतन, इसका क्या मतलब, मतलब साफ साफ है कि अगर आप हाइड्रोजन कितना लेते हैं, तो हाइड्रोजन देखिए दो आयतन है, मतलब हाइड्रोजन अगर आप जितना लेते हैं, अगर मान लीजिए हाइड्रोजन मैं 100 ml लेता हूँ, हाइड्रोजन कितना लेता हूँ 100 ml लेता हूँ, तो देखिए दो से क्या रिलेशन है, एक का, दो का आधा है, ये दो का आधा है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे, समझिए इस बात को, अगर आपसे पूछे 100 ml लेता हूँ तो ऑक्सीजन कितना लेना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन भैया साफ साफ कह रहा है कि अगर दो है ये तो ये एक लेना पड़ेगा, मतलब 100 का आधा कितना होता है 50, तो 50 लेना पड़ेगा। अब सवाल है, देखिए बड़ा इजी बात, कुछ होंगे इसमें विद्वान लोग काबिल, वो बताएं कि देखिए 100 ml ले लिए हाइड्रोजन, 50 ml लिए हैं ऑक्सीजन, तो गारंटी है कि 150 ml बनेगा H2O? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि लुसैक साहब का गैसीय आयतन में देखिए क्या है, दो है, तो दो के अनुपात में बनेगा। मतलब ये कह रहा है कि भैया ऑक्सीजन तुमको हाइड्रोजन का हमेशा आधा ही लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन तुम्हें हाइड्रोजन का हमेशा आधा ही लेना पड़ेगा, लेकिन याद रखना हाइड्रोजन जितना लोगे जल उतना ही बनेगा। समझिए, मतलब अगर 100 ml हाइड्रोजन लिए तो जल कितना बनेगा, याद रखिए, क्योंकि देखिए टू भी दोनों बराबर है, तो जल कितना बनेगा 100 ml बनेगा। ओ माय गॉड, मान लीजिए कि कुछ जमाना पलट जाए, पूरा पूरा पानी का भोज होने लगे और पानी बहुत स्वादिष्ट लगने लगे, एकदम मजा आने लगे, एकदम मजा जैसा हो, स्प्राइट जैसा हो, पूरी जैसा, हलवा जैसा, जलेबी जैसा, पानी में सब जैसा स्वाद आ जाए, और हम लोग हलवाई को बुलाएं कि हलवाई आओ और फिर हमें बना के दिखाओ, तो हलवाई डिमांड करेगा कि देखिए आपको हाइड्रोजन इतना लेना पड़ेगा, देखिए ऑक्सीजन आपको इतना लेना पड़ेगा, तो हम फला फला चीज इतना बना पाएंगे। तो हम उसे कहेंगे सुनिए हम पढ़े गैसीय आयतन नियम, किनका, गैल ऊष्मा साहब के गैसीय आयतन नियम पढ़े हैं, और मामला क्या है, कुछ नहीं, सिंपल बात है, हम उसको कहेंगे देखो हलवाई ज्यादा नहीं, क्या दिमाग क्या लगाना है, हम जानते हैं कितना बनेगा, करना क्या है, अगर मान लीजिए कि हमको भोज करना है और भोज में पानी कितना चाहिए, तो पानी चाहिए, मान लीजिए पानी कितना चाहिए आप लोग बताइए, तो पानी चाहिए 500 लीटर पानी चाहिए, कितना चाहिए 500 लीटर, कुछ नहीं करना है, 500 लीटर पानी चाहिए। अब इसी से हम समझ जाएंगे, मतलब 2B का मामला क्या है, 2B का 500 लीटर पानी चाहिए, तो हाइड्रोजन कितना चाहिए, हाइड्रोजन भी चाहिए 500 लीटर, सिंपल बात है। और ऑक्सीजन उसका कितना आधा चाहिए, तो ऑक्सीजन उसका आधा चाहिए, तो आधा कितना है 250 लीटर। इसका मतलब साफ साफ कि 500 लीटर हाइड्रोजन 250 लीटर ऑक्सीजन की अभिक्रिया जब कराएंगे, लेकिन शर्त है क्या, सब गैस होना चाहिए, तो कितना बचेगा 500 लीटर पानी बचेगा। पानी कैसा है, गैसीय फॉर्म में है, गैसीय फॉर्म में, तो इस बात को याद रखना है। तो मामला को बहुत ध्यान से देखिए, कुछ लोग दिमाग लगा लेंगे, माजा आप एग्जाम्पल दिए थे, माजा तो द्रव होता है, समझाने के लिए बोले थे, समझिए इस बात को। तो क्या कोई डाउट, तो गैसीय आयतन नियम का क्या नियम है, तो गैसीय आयतन नियम समझते हैं कि अगर देखिए अगर कोई गैसीय रासायनिक अभिक्रिया हो, अगर कोई गैसीय रासायनिक अभिक्रिया हो, ठीक है, गैसीय रासायनिक अभिक्रिया मतलब अभिकारक प्रतिफल सब गैसीय रूप में हो, तो अगर कोई गैसीय रासायनिक अभिक्रिया हो तो याद रखना अभिकारक और प्रतिफल सब सरल अनुपात में होते हैं। सरल अनुपात मतलब समझिए 2:1:2, ये सरल अनुपात है। ये मामला हमारा कंप्लीट है पूरा, अब इस बात को समझ गए। तो ये हमारा रूल था गैसीय आयतन नियम। गैसीय आयतन नियम में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जहां डाल्टन का नियम काम नहीं करेगा, मैं आपको बता दूं कि याद रखना कि कोई भी अभिक्रिया जो है ये क्या है, हाइड्रोजन क्या है, अणु है, हाइड्रोजन क्या है, अणु है, ऑक्सीजन क्या है, अणु है, और H2O भी क्या है, एक प्रकार का अणु है। और याद रखना है गैल ऊष्मा गैसीय आयतन में बताया गया था कि जो याद रखना है, जो ये जो है अणु है, ये अणु याद रखना है बिल्कुल अलग होते हैं, किससे, तो याद रखना है परमाणु से।
ठीक है, इस बात को समझिए। ये अणु जो है, अणु 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 क्या करें, मतलब जनरली अणु परमाणु में बदलेंगे फिर अभिक्रिया होगी। अणु बिल्कुल अलग होता है परमाणु से। और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में यही चीज गड़बड़ा जाएगा कि डाल्टन ने परमाणु और अणु में अंतर नहीं कर पाए थे। इसलिए याद रखना है कि डाल्टन के जितने भी नियम है वो सभी प्रकार के रासायनिक संयोजन के नियम का पालन करता है, लेकिन बस गे लुसेक साहब की गैसीय आयतन नियम का पालन नहीं करते। इस बात को याद रखना है। इसी यहीं से डाल्टन का कंसेप्ट गड़बड़ा जाएगा। चलिए, मामला ठीक है हमारा। तो ये हमारा क्या था, गैसीय आयतन नियम। अब देखिए कुछ बात हम समझेंगे जनरली, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है छोटा सा, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए इसे समझना बहुत जरूरी है। वो कुछ हमारे दीप्त पदार्थ हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, और प्रकाश उत्सर्जित करने का एक अलग अलग आयाम होता है, तो उसे समझने का प्रयास करेंगे हम लोग जनरली। चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए, याद रखिए, ये कोई टॉपिक बेसिक है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जैसे टीबी का खोज कैसे हुआ, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, तो सबको अगर समझना है तो जनरली हमें यहीं से समझना होगा। और 3-4 टॉपिक ऐसे होते हैं जिसको मैं बताता हूँ, इस साइड से याद रखना है बेसिक। तो ऐसे करता हूँ, परमाणु संरचना में ही याद रखना, मैं टॉपिक बनाता हूँ कुछ प्रमुख दीप्त पदार्थ, कुछ प्रमुख दीप्त पदार्थ। ठीक है, और कुछ प्रमुख दीप्त पदार्थ में जनरली अगर देखें तो एक पदार्थ होते हैं जिसे कहते हैं आत्मदीप्त पदार्थ। क्या कहते हैं उसे, आत्मदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त को कहते हैं सेल्फ ल्यूमिनियस। अच्छा, उसके बाद होता है प्रतिदीप्त। प्रतिदीप्त देखिए, फ्लोरेसेंस। और इसके बाद अगर बात करें तो एक आत्मदीप्त हो गया, प्रतिदीप्त, प्रतिदीप्त हो गया। उसके बाद याद रखना है जैवदीप्त। इससे पहले याद रखना है सुफुरदीप्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें लगभग सभी को दिक्कत होता है, सुफुरदीप्त। और इसके बाद याद रखना है जैवदीप्त। जुगनू जो खुद से प्रकाश निकालते हैं उसे जैवदीप्त कहते हैं। यहाँ सवाल बनता है एग्जाम में। सुफुरदीप्त को याद रखना है फोस्फोरेसेंस कहते हैं, फोस्फोरेसेंस। और याद रखना है जैवदीप्त को बायो ल्यूमिनिसेंस कहते हैं, बायोल्यूमिनिसेंस। उसके बाद याद रखना है फोस्फोरेसेंस, उसके बाद फ्लोरोसेंस। तो ये बात याद रखना है प्रतिदीप्त। अब इसी यही प्रतिदीप्त में पढ़ेंगे हम लोग, जो इसी से ट्यूबलाइट वगैरह बनता है, इसी से CFL बल्ब वगैरह बनता है। चलिए हम लोग इस पर समझ बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आत्मदीप्त की बात करें तो आत्मदीप्त बहुत आसान। देखिए, दीप्त मतलब प्रकाश उत्पन्न करना, आप मतलब खुद से। याद रखना है आत्मदीप्त क्या है, तो वैसा पदार्थ जो खुद प्रकाश उत्पन्न करे उसे आत्मदीप्त कहते हैं। जैसे याद रखना है सूर्य खुद प्रकाश उत्पन्न करता है। अगर आपसे पूछे कि क्या चांद, चांद के पास अपना प्रकाश है क्या, चंद्रमा के पास बिल्कुल नहीं है। याद रखना है ग्रह या उपग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा याद रखना है सूर्य के प्रकाश से चमकती है। ठीक है, चलिए, तो ये बात तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना है सूर्य एवं जलता हुआ टॉर्च वगैरह कुछ भी हो, लालटेन हो, दिया सलाई कुछ भी हो, ठीक है, तो ये सब क्या है, आत्मदीप्त है। अगर प्रतिदीप्त की बात करें तो प्रतिदीप्त पर हम लोग समझ बनाते हैं, और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आराम से थोड़ा सा सीरियस हो जाना है। तो हम लोग जनरली क्या मुख्य प्रमुख अच्छा कुछ प्रमुख दीप्त पदार्थ देखेंगे। तो दीप्त पदार्थ में आत्मदीप्त हो चुका। अब जनरली हम लोग बात करते हैं प्रतिदीप्त पे। देखिए, बड़ा आसान है प्रतिदीप्त, हम लोग समझेंगे इसे प्रतिदीप्त, सुफुरदीप्त, जैवदीप्त। अब प्रतिदीप्त समझने के लिए हमें जनरली नया स्लाइड लेना पड़ेगा। हम लोग का टारगेट अभी यहाँ है प्रतिदीप्त पे। अब हम लोग प्रतिदीप्त समझते हैं क्या है, समझिए इस बात को। यहाँ से एग्जाम में बनेंगे सवाल। देखिए, प्रतिदीप्त, ठीक है, और याद रखने से क्या कहते हैं, फ्लोरोसेंस। अब इसे समझते हैं, कैसे समझेंगे, चलिए देखते हैं फ्लोरोसेंस में क्या मामला है। चलिए देख लेते हैं प्रतिदीप्त फ्लोरोसेंस। अब क्या, मैं एक बात बताता हूँ जनरली, जैसे समझिए इस बात को। मैं अगर कहूँ एक विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करूँ जनरली, तो क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग की अगर संख्या पूछे तो कितने हैं, 7। गामा एक्स यू वी आई एम आर, गामा एक्स यू वी आई एम आर, मेरे साथ बोलिए, गामा एक्स यू वी आई एम आर, गामा एक्स यू वी आई एम आर। गामा मतलब गामा रे, एक्स रे अल्ट्रावायलेट रे मतलब पराबैंगनी किरण, एम वी मतलब विजिबल रे, दृश्य प्रकाश, आई मतलब इंफ्रारेड, एम मतलब माइक्रोवेव। उसके बाद याद रखना है, उसके बाद आर से रेडियो वेव।
तो एक कितने 7 विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसमें से अगर विजुअल रे को अगर देख लो तो विजुअल रे की उधर जितनी इसकी आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है और याद रखना तरंग दैर्ध्य कम होती है, और इधर देखो तो याद रखना इसकी आवृत्ति बहुत कम होती है, तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है। तो अगर समझने की बात है, अब हम क्या समझाना चाहते हैं कि आवृत्ति ज्यादा होती है, आवृत्ति को सूचित करते हैं याद रखना न्यूज से सूचित करते हैं याद रखना न्यूज से। एक मिनट, हम देखिए जनरली कैसे समझते हैं इसको, ऐसे समझते हैं, मैंने क्या लिखा, गामा XUVIMR अगर मैं लिखता हूं तो गामा XUVIMR मैं क्या कर रहा हूं कि इसकी आवृत्ति जो है, इसकी आवृत्ति बहुत ज्यादा, आवृत्ति को सूचित किससे करते हैं, न्यू से या फिर एन से, मुझे समझना है इस बात को, या फिर इसे एफ से सूचित करते हैं फ्रीक्वेंसी। तो मैं क्या करूँ, आवृत्ति है क्या, आवृत्ति क्या है याद रखिए। तो बचपन में मुझे याद है कि जब मैं नहाता था फिर मम्मी टॉवल लेके आती थी, उतने देर में खड़ा होकर ऐसे कांपते रहता था। 1 सेकंड में मान लीजिए मैं 50 बार कांप गया तो मेरी आवृत्ति हो गई 50 हर्ज। आवृत्ति का मात्रा क्या होता है, हर्ज। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवृत्ति का ऐसे मात्रा क्या है, तो आवृत्ति का ऐसे मात्रा का हर्ज है, क्योंकि हर्ज साहब ने इसका खोज किया था। अगर आपसे पूछे कि आवृत्ति है क्या, तो 1 सेकंड में कोई जितना बार कांप जाए उसे आवृत्ति कहते हैं। रजनीकांत साहब 1 सेकंड में याद रखें 40 थप्पड़ मार दिए, 40 थप्पड़ मार दिए मतलब 40 थप्पड़ 1 सेकंड में 40, जितना बार कोई चीज कांप जाए उसे क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। आपके फोन मतलब मोबाइल में कॉल आया, उसके बाद 1 सेकंड में ऐसे करके 40 बार कांप गया, मतलब याद रखना कि 1 सेकंड में 40 कंपन प्रति सेकंड, इसे ही कहते हैं आवृत्ति, इसे कहते हैं हर्ज। तो मैं बताना चाहता हूँ आवृत्ति मतलब कांप जाना। अगर मान लीजिए कोई बहुत तेजी से कांप रहा हो, बचपन में अगर आप शक्तिमान देखोगे, तो शक्तिमान जब किसी को लेके उड़ते थे ऊपर तो याद रखना नाच जाते थे पूरा ऐसे, और फिर शक्तिमान दिखाई नहीं देते थे। मैं आपको ये बार बार बताना चाहता हूँ कि अगर कोई बहुत तेजी से कांप जाए तो आपको दिखाई नहीं देगा, बहुत तेजी से कांप जाए आपको दिखाई नहीं देगा। अगर आपको देखना है तो याद रखना उसकी कंपन को उसकी आवृत्ति को, मतलब 1 सेकंड में जितना बार कांप रहे उसे स्लो करना पड़ेगा, तभी आप याद रखिए आप उसको देख पाइएगा। देखने के लिए याद रखना है स्लो होना चाहिए, तभी आप देख पाइएगा। तो हम कैसे स्लो कर सकते हैं, तो स्लो करने का जो तरीका हम समझाते हैं, स्लो करने का जो तरीका है बड़ा सिंपल तरीका है। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, ऐसे कोई बॉडी है, ये मान लीजिए कोई बॉडी है, फिजिक्स में याद रखना है कि किसी वस्तु को बॉडी कहते हैं, और मान लीजिए कि ये बहुत हाई फ्रिक्वेंसी से कोई लाइट आई ऐसे, इसकी आवृत्ति बहुत ज्यादा, आवृत्ति क्या है, बहुत ज्यादा है, इसे एफ न्यू या फिर इसे सूचित करते हैं। चलिए इसकी आवृत्ति, ये लिखा हुआ क्या है, तो ये लिखा हुआ है आवृत्ति, आवृत्ति बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा आवृत्ति याद रखना जिसकी आवृत्ति ज्यादा हो, आवृत्ति का याद रखना तरंग दैर्ध्य से उल्टा रिलेशन होता है। जिसका आवृत्ति ज्यादा होगा उसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, कम होगा, तरंग दैर्ध्य कम होगा। जिसकी आवृत्ति ज्यादा उसकी तरंग दैर्ध्य कम, इस बात को याद कर लीजिए, जिसकी आवृत्ति ज्यादा उसकी तरंग दैर्ध्य कम। तो याद रखिए अगर आपसे पूछे कि आवृत्ति ज्यादा है मतलब इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी, कम होगी, कम है तरंग दैर्ध्य। अब मान लीजिए इस बॉडी में इन की, तो ये है क्या कि मान लीजिए लाइट है, ब्लैक है, और ये करती क्या है, मान लीजिए उच्च आवृत्ति वाला कोई रेडिएशन आई, तो ये कहता है कि अच्छा बहुत गर्मी है, और उच्च आवृत्ति वाले रेडिएशन को अपने में समाहित करती है और उसके आवृत्ति को लो करके, उसके औकात को कम करके बाहर निकाल देती है। तो मान लीजिए इसकी आवृत्ति बहुत ऊंची, उसे लो करेगी, और लो करेगी पहले वो अपने में अवशोषित करेगी, अवशोषित के बाद याद रखना है उसकी आवृत्ति को कम करेगी, और आवृत्ति को कम करके याद रखना क्या करेगी, आवृत्ति को कम करके और इधर से याद रखना निकाल देगी। ये जो घटना है इसे याद रखना है प्रतिदीप्त कहते हैं, मतलब याद रखना अपने में टकरा के, अपने में याद रखना जो दीप्त पदार्थ थी, जो रेडिएशन आ रही थी उसके एंटी में इसने काम किया, एंटी में मतलब बहुत मजबूत था, उसको कमजोर कर दिया और कमजोर करके इधर से निकाल दी। और याद रखना इसी घटना को कहते हैं प्रतिदीप्ति, और इस पदार्थ को कहा जाता है प्रतिदीप्त पदार्थ। ये बात है समझ में, इस पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रतिदीप्त पदार्थ, फ्लोरोसेंस सब्सटेंस। अब समझते हैं मामला क्या है, कैसा इसने किया, इसका फायदा क्या है। तो इसका फायदा क्या है, ऐसा क्यों करते हैं, इसको थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे। हाँ ये देखते हैं कि ऐसा इसने किया, ऐसा किया तो क्या इसका कोई फायदा, क्या फायदा है। फायदा ये है कि जितने लाइट इधर थी, जितने इधर रेडिएशन थी, ये जो रेडिएशन था, रेडिएशन इस रेडिएशन को हम लोग जनरली नहीं देख पाएंगे। अगर प्रतिदीप्त पदार्थ का अगर मैं यूज कर दूं तो प्रतिदीप्त पदार्थ के बाद इस रेडिएशन को याद रखना, इस रेडिएशन को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन याद रखना प्रतिदीप्त पदार्थ यूज कर दूं तो इस रेडिएशन टकराई, और टकराने के बाद एक किसी न किसी कलरफुल लाइट को, किसी न किसी कलर को जेनरेट करेगी, और जनरेट करेगी तो हम उस लाइट को देख सकते हैं कि अच्छा कौन सा रेडिएशन है। तो अगर आपसे पूछे,
जैसे आप मूवी देखोगे मिस्टर इंडिया, देखे होंगे मिस्टर इंडिया, तो मिस्टर इंडिया में ऐसा एक रेडिएशन होता है जिसमें अनिल कपूर दिखाई नहीं देता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ लाइट लाइट वो तो एक इमेजिनरी काल्पनिक चीज़ है। तो यहाँ अगर आपको बताया जाए चीज़ें कि क्या है कि रेडिएशन जो रेडिएशन में दिखाई नहीं देती है, अगर वो रेडिएशन दिखना हो देखना हो तो कैसे देखेंगे, तो कैसे देखेंगे, तो याद रखना इससे देख पाएंगे। अब मैं बता दूं कि ये जो मान लीजिए पदार्थ है, ठीक है, तो यहाँ से कौन सा रेडिएशन निकला, पीला। तो रेडिएशन कई प्रकार के निकल सकते हैं, ठीक है। अब प्रतिदीप्त कुछ पदार्थ होते हैं, कुछ पदार्थ होते हैं, वो याद रखना कि यही जो प्रतिदीप्त है इसी के गुण को यूज करके, इसी के गुण को यूज करके और बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं, इसी के गुण को यूज करके बनाया जाता है ट्यूबलाइट। इसी गुण को यूज करके क्या बनाया जाता है, ट्यूबलाइट बनाया जाता है, ट्यूब लाइट। ठीक है। और ट्यूबलाइट जो चमकती है, तो ट्यूबलाइट में याद रखना क्या होता है, तो ट्यूबलाइट में याद रखना है पारा और प्लस आर्गन, ये दोनों होता है ट्यूबलाइट में, और इसी से याद रखना है कि ट्यूबलाइट चमकती है। हालांकि ट्यूबलाइट को चमकने के लिए प्लाज्मा भी जरूरी है, और प्लाज्मा जब ये जो गैस है प्रॉपर, देखिए आर्गन क्या है, गैस है, और याद रखना है जो प्लाज्मा है किसी भी गैस को अगर बहुत ज्यादा गर्म किया जाए तो प्लाज्मा अवस्था में पहुंच जाती है, इसलिए ट्यूबलाइट चमकीला होता है। लेकिन ट्यूबलाइट अगर आप जानते हो तो ट्यूबलाइट कई कलर के भी होते हैं। तो ट्यूबलाइट कई कलर के होते हैं, अगर उस कलर को देखा जाए तो देखिए ट्यूबलाइट के अलग अलग कलर हो सकते हैं। जैसे अगर बात करें ट्यूबलाइट कैसा हो सकता है, तो ट्यूबलाइट हो सकता है नीला। मान लीजिए ट्यूबलाइट किस कलर का है, नीला कलर का है। ये समझिए ट्यूबलाइट है। इसके बाद बात करें ट्यूबलाइट और कैसा हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकता है पीला, और ट्यूबलाइट कैसा हो सकता है, और ट्यूबलाइट हो सकता है याद रखिए हरा, और ट्यूबलाइट कैसा हो सकता है, और ट्यूबलाइट हो सकता है श्वेत, तो इस एग्जाम में सवाल आ जाता है कि जितने भी ट्यूबलाइट हैं इसमें मान लीजिए कि एक ऐसा है ब्लू है, एक ऐसा लिख देता हूं कैसा ट्यूबलाइट है, ब्लू ट्यूबलाइट है, ब्लू। एक ऐसा है तो याद रखना येलो है, एक ऐसा है ग्रीन है, एक ऐसा है व्हाइट है, और एक याद रखना ट्यूबलाइट पिंक होती है। तो याद रखना अगर आपसे पूछे कि ट्यूबलाइट किस सिद्धांत पे बनाए जाते हैं, तो ट्यूबलाइट बनाए जाते हैं प्रतिदीप्त के सिद्धांत पे बनाए जाते हैं, फ्लोरेसेंस के सिद्धांत पे बनाए जाते हैं। और इसमें जो ट्यूबलाइट है, तो आखिर ब्लू ट्यूबलाइट, येलो ट्यूबलाइट, ग्रीन ट्यूबलाइट, व्हाइट ट्यूबलाइट, पिंक ट्यूबलाइट, ये बना कैसे, किस कारण से, तो याद रखना बड़ा खास बात यहाँ है कि ब्लू अगर ट्यूबलाइट बनाना है तो आपको विशेष प्रकार के, अच्छा ये प्रतिदीप्त पदार्थ ये क्या होते हैं, एक प्रकार के रसायन होते हैं, रसायन। तो आपको याद रखना कि विशेष प्रकार के कंपाउंड का यूज करना होगा, तो ही एक विशेष प्रकार के कंपाउंड का यूज करना होगा तो ही ऐसे पदार्थ बन सकते हैं। अगर आपको ब्लू ट्यूबलाइट बनाना है, ब्लू, तो मैं कुछ चीजें बताता हूँ, याद रखना ऐसे इसी प्रकार से आप याद होगा। अगर रसायन याद रखें कि कौन कौन रसायन है जिससे ट्यूबलाइट बनाए जा सकते हैं, ट्यूबलाइट में कौन कौन रसायन यूज होगा, तो मैं इधर बताता हूँ, उसको बड़ी गौर से देखिए तो मामला समझ में आ जाएगा। मामला ऐसे समझना है कि यूनो कुनैन सल्फेट, नैन सल्फेट, यूनोकुनैन सल्फेट मैं MTS दूंगा। याद रखना है मेन यही है, मेन, बाकी तो कंसेप्ट था, मेन यही क्या है, जैसे सवाल बनेंगे यूनो मैं कहता ना कि तुम जानते हो, यूनोकुनैन सल्फेट मैं MTS दूंगा, फिर अपने जेब से याद रखना है, अपने जेब से सिडबी जाऊंगा, सिडबी याद रखना है, सिडी के लिए मैं लिख रहा हूं सिडबी जाऊंगा, और बीपीएससी क्वालिफाई करूंगा, फिर एक जीन्स पहनूंगा। याद रखिए मामला यही है। अगर ये बात याद हो तो बहुत ज्यादा टफ है, अगर यही एक तरीका है जिसे आप याद रख सकते हैं, अगर आप याद कर लेते हैं तो फिर समझिए कि आपका काम हो चुका है। और यहाँ से देखिए यूनोकुनैन सल्फेट मैं MTS दूंगा, फिर अपने जेब से सिडबी जाऊंगा, बीपीएससी क्वालिफाई
क्वालिफाई करूंगा फिर जीन्स पहनूंगा, जेड एन एस याद रखना जीन्स। अब मैं मामला बताता हूँ कि यूनो क्या है, तो याद रखना है यूनो यूरेनियम ऑक्साइड है, यूनो में याद रखना यूरेनियम ऑक्साइड है, यूनो क्या है यूरेनियम ऑक्साइड है, तो यूरेनियम ऑक्साइड भी एक प्रतिदीप्त पदार्थ है। अच्छा आगे बात करें कुनैन सल्फेट, तो कुनैन सल्फेट भी एक प्रकार का, कुनैन सल्फेट भी याद रखना एक प्रकार का प्रतिदीप्त पदार्थ है जिसका प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हैं। कुनैन सल्फेट का प्रयोग कहीं भी किया जा सकता है। यूएनओ याद रखना यूरेनियम ऑक्साइड का प्रयोग कहीं भी किया जा सकता है। एमटीएस की बात अगर करूं तो मैं आपको बता दूं एमटीएस, तो एमटीएस अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो ऐसे याद कर लीजिए कि एमटीएस क्वालिफाई करने के बाद नीले रंग की वर्दी मिलती है। एसएससी कंडक्ट करती है एमटीएस का एग्जाम, मल्टीटास्क स्टाफ, तो याद रखना है नीले रंग की वर्दी मिलती है। तो एमटीएस में कैसे रंग की वर्दी, नीले रंग की। एमटीएस जैसे बोलूंगा तो नीले रंग की, एमटीएस में नीले रंग की याद रखना है। जेबीएस मतलब जेब याद रखना है, एमटीएस क्वालिफाई करूंगा फिर कहाँ जाऊंगा तो याद रखना है जेबीएस। तो जेबीएस की बात करें तो जेबीएस मेरी तरफ एक स्कूल है जो पीले रंग का, स्कूल का रंग हालांकि कैसा होता है, पीला होता है, तो याद रखना जेबीएस की बात करूँ तो पीला रंग। अच्छा बात करूँ सिडबी, तो सिडबी क्या है, सिडबी साई भगवान, और सिडबी साई भगवान के लिए याद रखना है गुलाबी रंग, सिडबी गुलाबी रंग। उसके बाद बात करें बीपीएससी, तो बीपीएससी याद रखना हरा रंग। बीपीएससी जब आप क्वालिफाई करें तो आप हरे रंग मिल जाएगा जीवन में सफलता के लिए। हरे रंग मतलब याद रखना हरे रंग की बत्ती मिल गया, आप जीवन में प्रगति कर सकते हैं। तो बीपीएससी मैं बताऊंगा चीजें, बस आप मेरे साथ याद करते रहिए। और जेडएनएस जीन्स, जीन्स आपको किस कलर का पहनना है, तो जीन्स आपको पहनना है हरा कलर का। फिर से मेरे साथ बोलिए, एमटीएस क्वालिफाई करेंगे तो नीला रंग। अच्छा जीबीएस मेरी तरफ स्कूल है, किस रंग का है, तो याद रखना स्कूल पीला रंग का है, स्कूल पीला रंग का है, स्कूल पीला रंग का है। अच्छा सीडीबी साईं भगवान के मंदिर जाएगा गुलाबी रंग का, यहाँ यूज नहीं कीजिएगा। अच्छा साईं भगवान का पूजा होता है गुरुवार को तो पीले रंग का याद रखना, ऐसे नहीं, सीडीबी याद कर लीजिए गुलाबी रंग का, सीडीबी गुलाबी रंग का। और जेबीएस स्कूल याद रखना है पीला कलर का। अच्छा बीपीएससी हरी रंग की झंडी मिल जाएगी, आप जीवन में आप तरक्की कर सकते हो, बीपीएससी क्वालिफाई हो गया तो। और जेडएनएस याद रखना है जींस कैसा पहनना है, हरा रंग का पहनना है। इतने ही याद रखना है, प्रतिदीप्त पदार्थ आपका काम हो चुका है। अब हम समझते इस बात को, समझते क्या है ब्लू, ब्लू में क्या था, तो ब्लू में था याद रखना एमटीएस, ब्लू में क्या था एमटीएस। अच्छा येलो में क्या था, मैं बता रहा हूँ कि किस किस प्रकार के कंपाउंड का यूज होगा। येलो में क्या था, तो येलो हमारा स्कूल था, कौन सा स्कूल था, जेबीएस। जेडबीएस। अच्छा ग्रीन में क्या था, तो ग्रीन अगर समझने की कोशिश करें तो ग्रीन में क्या था, ग्रीन में तो याद रखना जींस जेडएनएस। अच्छा व्हाइट में क्या है, तो व्हाइट हम समझते हैं, व्हाइट इसमें आया नहीं है। अच्छा काम करते हैं, पिंक है तो पिंक देख लेते हैं। पिंक में क्या था, तो पिंक में क्या कहा था, सिडबी जाना था, सिडबी के लिए पिंक, सिडबी ऐसे याद कर लीजिए, ऐसे साईं भगवान के लिए क्या सिडबी। चलिए मामला ठीक है। अब हम समझते हैं आगे क्या मामला है। एक क्या था व्हाइट, चलिए व्हाइट के लिए हम समझेंगे, यहाँ क्या लिखते हैं व्हाइट के लिए, ऊपर वाला जो याद रखना है जेबीएस जो है और सिडबी इसे मिला दीजिए, सॉरी एक मिनट, जेबीएस और एमटीएस मिला दीजिए, जेडबीएस और प्लस एमटीएस मिला दीजिए, तो आपका बन गया क्या व्हाइट। देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ, एक चीज आपको कहीं नहीं बताया जाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए लोग छोड़ देते हैं। लोग कहते हैं कि कुछ ऐसे सवाल हैं जो कहाँ से पूछा जाता है पता नहीं चलता, यहाँ से पूछा जाता है। चलिए मैं आपको बता दूं, जनरली ठीक है ट्यूबलाइट फ्लोरोसेंट है। अब समझिए मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आप ट्यूबलाइट में, इसे मिटाता हूँ, समझिए इसे मैं मिटाता हूँ, बोर्ड थोड़ा सा खाली खाली लगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर ट्यूबलाइट में अगर एमटीएस का यूज करेंगे तो लाइट कैसा आएगा, ब्लू आएगा। मामला ये है, एमटीएस क्या है, क्या एमटीएस वही है मल्टीटास्किंग स्टफ, नहीं वो नहीं है। एम से याद रखना है मैग्नीशियम, टी से याद रखना है टंगस्टन, और एस से याद रखना है सिलिकेट। अगर आप मैग्नीशियम टंगस्टन सिलिकेट, क्या क्या है मैं बता दूं आपको फिर से, क्या है मैग्नीशियम टंगस्टन और सिलिकेट। एमटीएस का क्या मतलब, एमटीएस का मतलब है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मैग्नीशियम टंगस्टेट सिलिकेट, मतलब साफ साफ मैग्नीशियम लीजिए, उसमें टंगस्टन मिला लीजिए और उसमें सिलिकेट मिला दीजिए, और मिला के अगर आप ट्यूबलाइट में भर देते हैं, ट्यूबलाइट में कंपलसरी ये तो होना ही चाहिए Hg और Ar, और ए क्या है एक प्रकार का कलर बदलने वाले कंपोनेंट है। तो अगर आप ट्यूबलाइट लेते हैं और ट्यूबलाइट में याद रखना है पारा तो होगा, आर्गन होगा, और इसके साथ अगर आप मैग्नीशियम टंगस्टेट सिलिकेट मिला देते हैं तो ट्यूबलाइट का कलर चेंज हो जाएगा। और कैसा हो जाएगा कलर, तो याद रखना ब्लू हो जाएगा,
ब्लू लाइट, ठीक है, ब्लू आई नहीं ब्लू लाइट। आजकल तो आंख का कलर भी ब्लू ब्लू वगैरह हो रहा है। तो समझिए इस बात को, आंख का कलर तो कई प्रकार के याद रखना है, हार्मोनल डिफेक्ट के कारण होता है, कई प्रकार के जीन में गड़बड़ी के कारण होता है, कई प्रकार में जीन में गड़बड़ी भी नहीं हो सकता है, हड़बड़ी भी हो सकता है, उससे भी हो सकता है। तो उस पर हम लोग आंख पढ़ेंगे तो बात करेंगे। यहाँ क्या है, याद रखें ट्यूबलाइट का कलर कैसे चेंज होता है। अच्छा जेबीएस की बात करें तो जेबीएस से क्या है, तो जी से याद रखना है, जेड से याद रखना है जिंक, और बी से याद रखना है बेरिलियम, और एस से वही मामला याद रखना है सिलिकेट, ठीक है। अच्छा जेडएनएस, तो एस से कहीं भी याद, सल्फर नहीं लगेगा। आपको बता दूं प्रतिदीप्त में, पहले आपको बता दूं प्रतिदीप्त में सल्फर सिर्फ कुनैन के साथ होता है, सल्फर सिर्फ कुनैन के साथ, एक मिनट, सल्फर SULFUR सिर्फ कुनैन के साथ होगा, बाकी सल्फर इसके अलावा कहीं नहीं होगा। प्रतिदीप्त में सल्फर नहीं होता, जहां एस आ रहा है वहां सिलिकेट लिखना है आपको। तो क्या हो जाएगा, जिंक सिलिकेट, जिंक सिलिकेट। अच्छा फिर आप जानते हैं जेबीएस का मतलब जानते हैं, एमटीएस का मतलब जानते हैं, तो एमटीएस का मतलब दोनों मिला लीजिए तो श्वेत हो जाएगा। यानी इसका मतलब आप जो श्वेत ट्यूबलाइट यूज करते हैं घर में, वो क्या होता है, तो उसमें पारा प्लस आर्गन तो होता ही है। पारा एक ऐसा अधातु है जो, याद रखें, पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आर्गन अक्रिय गैस है, ठीक है, ये तो होता ही है। लेकिन इसके अलावा क्या हो सकता है, तो एमटीएस और याद रखना जीबीएस होगा, जेडबीएस। अच्छा जेडबीएस को ट्रिक में जेबीएस मैं बोलता हूँ क्योंकि मेरी तरफ स्कूल है जेबीएस, तो याद रखना जेडबीएस मतलब जिंक बेरिलियम सिलिकेट, और एमटीएस का मतलब है क्या, मैग्नीशियम टंगस्टेट सिलिकेट। अच्छा सीडीबी की बात करें, सीडीबी क्या है, तो सीडीबी देखिए कैडमियम बोरेट, अगर कैडमियम बोरेट कैडमियम बोरेट का अगर यूज करेंगे, जैसे ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट में अगर मैंने कैडमियम डाल दिया, क्या डाल दिया मैंने, कैडमियम डाल दिया, तो कैडमियम डाल दिया तो ट्यूबलाइट का कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, गुलाबी। चलिए गुलाबी ट्यूबलाइट, अब ये मामला हो चुका है। अब एक मैं लिखा था बीपीएससी, क्या था कि मैं बीपीएससी क्वालिफाई करूंगा और फिर अपने जेब से, था ना ऐसा। तो बीपीएससी क्या है, तो मैं आपको बता दूं प्रतिदीप्त में, अगर मान लीजिए कि जैसे देखिए मैंने क्या कहा, प्रतिदीप्त का यूज कहाँ करेंगे, जैसे मान लीजिए एक्सरे है, कोई ऐसा रेडिएशन है जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, और मान लीजिए कि रेडिएशन है जो नहीं देख पा रहा हूँ, वो मान लीजिए एक्सरे है, और एक्सरे क्या है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, याद रखना है मैं एक्सरे को नहीं देख पा रहा हूँ, ये आंख है और मैं नहीं देख पा रहा हूँ एक्सरे को, तो एक्सरे को कैसे देखूंगा, तो कुछ नहीं, इसके आगे कोई भी प्रतिदीप्त पदार्थ लगा दीजिए। तो प्रतिदीप्त पदार्थ कौन सा लगाऊं जो ज्यादा बेहतर होगा, तो याद रखना एक्सरे को जब भी देखा जाता है तो एक्सरे को देखने के लिए हरा रंग, मतलब एक्सरे जब प्रतिदीप्त होती है तो हरा रंग में बदल जाती है। बताइए क्या, तो हरा रंग कौन उत्पन्न कर रहा था, तो जींस, याद रखना है जिंक सिलिकेट उत्पन्न कर रहा था। लेकिन जिंक सिलिकेट से जब देखा गया तो एक्सरे नहीं पता चला, और एक्सरे देखा किसे जाता है, तो एक्सरे देखा जाता है एक बीपीएससी से, बीपीएससी याद रखना है। बी से याद रखना है बेरिलियम नहीं, बी से बेरियम, बेरियम। अच्छा पी से याद रखना है प्लंटे, और सी से, एस से कुछ नहीं, सी से याद रखना है, एस से सिंपल है, सी से साइनाइड, प्लंटेने साइनाइड। तो याद रखना इसे देखा जाता है। और जब एक्सरे जब निकलती है जिस समय, तो किस कलर की होती है, तो एकदम ग्रीन कलर की होती है एक्सरे, ऐसे। तो मैं क्या करूं, यहाँ अगर आप बीपीएससी पदार्थ, ये पदार्थ कौन सी, बीपीएससी अगर रसायन रख देते हैं तो किस कलर, किस रेडिएशन को देखा जा सकता है, तो अगर एक्सरे को देखना है तो एक्सरे को कहाँ से देख सकते हैं, बीपीएससी से देख सकते हैं। तो हमारा ये था प्रतिदीप्त समाप्त हो चुका है। अब छोटा सा है जिसे हम देखते हैं जनरली, देखिए प्रतिदीप्त हम लोग इतने आय में पढ़े, कुछ प्रमुख प्रतिदीप्त हो गया हमारा। अब हम सुफुर्दीप्त देखते हैं, फिर हम जैवदीप्त देखते हैं। देखिए सुफुर्दीप्त क्या है, देखिए सुफुर्दीप्त बहुत आसान है। अच्छा प्रतिदीप्त की खास बात है क्या है, प्रतिदीप्त के बारे में एक बात बता दो जनरली, वो गड़बड़ा जाएगा अगर नहीं जानेगा आप तो। प्रतिदीप्त की खास बात है कि देखिए जब तक है जान, याद रखिएगा प्रतिदीप्त में जब तक है जान, डायलॉग सुने होंगे आप शाहरुख खान का। इसमें क्या है कि भाई देखो सिंपल बात है कि जब तक दोगे तब तक लेंगे, उसके बाद नहीं। तो जब तक है जान, जब तक जान रहेगा तभी तक सांस लेंगे, मामला वही है।
जब तक है जान, जब तक ये रेडिएशन आएगा तब तक ये निकालेगा, जब तक रेडिएशन आएगा तब तक ये निकालेगा, रेडिएशन खत्म तो निकलना खत्म। प्रतिदीप्त की सबसे बड़ा लॉस यही है, ठीक है। मतलब याद रखना, जब तक दीजिएगा तब तक खाते रहेंगे, खाना दीजिएगा फिर मर जाएंगे, याद वही बात है। मतलब जिंदा तब तक रहेंगे जब दीजिएगा, रेडिएशन जब तक आएगा तब तक ये निकालेगा, रेडिएशन नहीं आएगा तो नहीं निकालेगा। प्रतिदीप्त तो अच्छा चीज नहीं है। अब आखिर क्या है कि एक बार रेडिएशन दे दो बहुत देर तक निकालते रहे, तो आजकल देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार का लाइट आ गया है, जो एक बार आप गर्म की कर दीजिए फिर आप चलते रहेगा। और जो सजावटी एडवर्टाइजमेंट के लिए जनरल प्रयोग करते हैं हम लोग जनरली, ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट के लिए जो प्रयोग करते हैं उसमें क्या होता है, तो उसमें याद रखना प्रतिदीप्त नहीं, उसमें सुफुरदीप्त होता है। सुफुरदीप्त की खास बात क्या है, सुफुरदीप्त की खास बात है, सुफुरदीप्त की खास बात है क्या, फोस्फोरेसेंस रेसेंस। देखिए तो इसकी खास बात क्या है कि मान लीजिए कोई बॉडी है, बॉडी है और बॉडी मान लीजिए कोई रेडिएशन मैंने दिया, क्या दिया मैंने, रेडिएशन, रेडिएशन मैंने दिया, लेकिन रेडिएशन मैंने दिया और फाइनली उधर जब निकलेगी ये तो मामला वही है। लेकिन याद रखना कि ये क्या होती है, सबसे पहले गर्म होती है, क्या होती है सबसे पहले ये गर्म होती है, और गर्म होके और याद रखना जब ये रेडिएशन में देना बंद कर दूंगा, रेडिएशन पर लाल चला दीजिए, मतलब मैंने रेडिएशन देना बंद कर दिया, उसके बाद भी उसके बहुत देर बाद तक सुफुरदीप्त अपना प्रकाश निकालते रहते, अपना रेडिएशन, अपना लाइट निकालते रहती है। याद रखना क्या निकालते, लाइट लिख दीजिए, रेडिएशन ज्यादा सही नहीं है, क्या लिख दीजिए, लाइट लिख दीजिए, लाइट निकालते रहती है। मतलब साफ साफ कि सुफुरदीप्त और प्रतिदीप्त में ज्यादा फायदा क्या है, इसका फायदा, इसका अगर आपको दुकान का अपना प्रचार करना है तो दुकान का प्रचार कैसे कीजिएगा, तो आप ले आइए मशीन खरीद के सुफुरदीप्त पदार्थ ले आइए और सुफुरदीप्त पदार्थ ट्यूबलाइट में भर दीजिए और भर दीजिए, उसके बाद सुफुरदीप्त क्या होगा, दिन भर गर्म होगा। जैसे मान लीजिए आप लाए ट्यूबलाइट, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे आपको अपना होटल का प्रचार करना है, इस पर लिख दीजिए राम भरोसे हिंदू होटल, राम भरोसे हिंदू होटल, जो लिखना है, ऐसे ऐसे संपर्क नंबर वगैरह, मिठाई के लिए संपर्क, जो लिखना है लिख दीजिए और लिख के क्या लगा दीजिए इसके अंदर क्या डाल दीजिए, सुफुरदीप्त पदार्थ। सुफुरदीप्त पदार्थ क्या क्या हो सकता है, तो सुफुरदीप्त पदार्थ किसी भी धातु का सल्फाइड होता है। जैसे मान लीजिए सुफुरदीप्त पदार्थ में क्या क्या हो सकता है, सुफुरदीप्त पदार्थ में जो सबसे अच्छा सुफुरदीप्त है उसका नाम है फोस्फोरस। फोस्फोरस जो है बहुत अच्छा सुफुरदीप्त पदार्थ है। इसके अलावा जिंक का सल्फाइड, इसके अलावा याद रखना है बेरिलियम का सल्फाइड, ये सब क्या है, सुफुरदीप्त पदार्थ है, ठीक है। और हम क्या किए, राम भरोसे हिंदू होटल में सुफुरदीप्त पदार्थ डाल दिए, अंदर डाल दिए जेडएनएस वगैरह। इसका आदत क्या है, इसका आदत है कि रेडिएशन को दिन भर लेगा, अपने आप को गर्म करेगा, दिन भर लेगा, अपने आप को गर्म करेगा, और रात में जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिला, फिर भी याद रखना चमकते रहेगा, राम अलग चमकेगा, भरोसे अलग से, हिंदू अलग से, होटल अलग से। जहां ज्यादा प्रतिदीप्त पदार्थ डाले हैं वो ज्यादा चमकेगा, अगर भरोसे पे ज्यादा डाल दिए तो फिर लोग आप पे भरोसा करते रहेगा। मामला वही है। मैं क्या करूं, मेन क्या है, सुफुरदीप्त पदार्थ का खास बात है क्या है, सुफुरदीप्त पदार्थ की खास बात है कि आप अगर मान लीजिए एनर्जी देना बंद भी कर दिए तो भी याद रखना लाइट निकालते रहेगा, इसका फायदा है सुफुरदीप्त पदार्थ। और याद रखना जिसमें टीबी वगैरह बनी, तो टीबी वगैरह जो बनती है, टीबी वगैरह, तो जो टीबी का अगला शीशा होता है तो उसमें याद रखना है या तो प्रतिदीप्त पदार्थ या फिर सुफुरदीप्त पदार्थ का लेप होता है। इसलिए कई बार टीबी में आप जनरली देखिएगा तो लाइट कट गई, फिर भी धीरे धीरे बाद तक लाइट रहता है। ये बात हम लोग समझ गए, सुफुरदीप्त पदार्थ। अच्छा, सुफुरदीप्त पदार्थ प्रतिदीप्त पदार्थ में कौन है जो खराब होने की जिसकी संभावना है, तो खराब होने की संभावना सुफुरदीप्त पदार्थ की। क्यों, क्योंकि याद रखना ज्यादा गर्म होने से अपघटित भी होती है, खराब भी होती है। तो इसकी एक क्या है, ये नुकसान है कि इसका लाइफ टाइम बहुत कम है। एक हमारा बच जाता है जैव दीप्त, वायोल्यूमिनियस, जैव दीप्त, वायोल्यूमिनियस या ल्यूमिनिसेंस। क्या है जैव दीप्त, तो आप जानते हैं एक होती जुगनू, जिसे गांव में याद रखना भगजोगनी कहते हैं। क्या कहते हैं, भगजोगनी कहते हैं। और भगजोगनी याद रखना कि एक प्रकार की लाइट निकालती रहती है, लाइट निकालती रहती है। वो लाइट रेड हो सकता है, पीला हो सकता है, श्वेत हो सकता है। इसमें अगर बात करें तो लाइट तो होती है, लाइट तो होती है,
लेकिन आपसे पूछिए कि क्या इस लाइट में कोई रेडिएशन होती है क्या, जैसे मान लीजिए कि एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे वगैरह 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 वगैरह, तो किसी प्रकार की रेडिएशन नहीं होती, सिर्फ शुद्ध लाइट होता है। ये आपको कभी इफेक्ट, हानिकारक प्रभाव पे नहीं डालेगी। ठीक है, सवाल है कि जुगनू से लाइट निकलता क्यों है? जैव दीप्त से बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं, ल्यूमिनेसेंस भी कहते हैं, ल्यूमिनेस भी कहते हैं, तो आखिर ये निकालते क्यों है? तो पहले याद रखना कि पहले वैज्ञानिक का मानना था कि इसमें सुफुर्दीप्त पदार्थ पाया जाता है। सुफुर्दीप्त पदार्थ क्या है? फोस्फोरस है। तो इसमें सुफुर्दीप्त पदार्थ पाया जाता है, लेकिन कुछ समय पहले इटली के वैज्ञानिक ने साबित किया कि नहीं, इसमें सुफुर्दीप्त पदार्थ नहीं, इसमें सुफुर्दीप्त पदार्थ नहीं, इसमें लूसीफेरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लूसीफेरस पाया जाता है। तो अगर आपसे बात करें कि इसमें जनरली कि फास्फोरस पाया जाता था, लेकिन अभी बात करें कि देखिए इसका जो भगजुगनी का जो पेट होता है उसके ठीक नीचे एक ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, और वह प्रोटीन का नाम क्या है? लूसीफेरस। उस प्रोटीन का नाम क्या है? उस प्रोटीन का नाम है लूसीफेरस। और यही लूसीफेरस की याद रखना, इसी लूसीफेरस में रासायनिक अभिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, और केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रकाश उत्पन्न होता है। क्या इस प्रकाश में हीट होता है क्या? तो याद रखना, इससे प्रकाश उत्पन्न होता है, इसमें हीट नहीं होता है। तो ये हमारा हो गया मामला पूरा। अगर आपसे पूछे, अब अगर आपसे कोई पूछे कि प्रतिदीप्त क्या है, आत्मदीप्त क्या है, सुफुर्दीप्त क्या है, या फिर जैवदीप्त क्या है, तो आप बता पाएंगे। ये हमारा पूरा फाइनल कंप्लीट हो गया। अब इसके आधार पर यूज करके हम लोग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट वगैरह वगैरह देखने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं इसी ऊर्जा, इसी उमंग के साथ और इसी जोश के साथ अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।